नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लेजर्स के बारे में। ये वर्ड तो आपने जरूर सुना होगा, आप चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेजर क्या होती है, उसकी ऐसी कौन सी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो एक ऑर्डिनरी लाइट से अलग होती है। और इसके अलावा हम जानेंगे कि लेजर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, लेजर की हिस्ट्री क्या थी और लेजर की बहुत सारी जो ढेरों एप्लीकेशन है वो क्या कुछ एप्लीकेशन के बारे में हम आज जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों आप भी बिना किसी देरी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। लेजर 21st सेंचुरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन है जिसके बिना ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि शायद पहले पॉसिबल नहीं थी, बट लेजर के आने के बाद पॉसिबल हो चुकी है। लेजर आप हर फील्ड में मिलेगी, चाहे आप किसी फील्ड में, फॉर एग्जांपल अगर आप टेलीकॉम फील्ड में है तो वहाँ पर लेजर कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। अगर आप मेडिकल फील्ड में है तो वहाँ पर लेजर सर्जरी के लिए यूज होती है। इसके अलावा अगर आप कोई इंडस्ट्रियल फील्ड में है तो वहाँ पर लेजर क्या है, कटिंग, वेल्डिंग, ड्रिलिंग, इन सब के लिए यूज होती है। तो लेजर ऑलमोस्ट हर फील्ड में, बट ये सब नहीं हो पाता अगर 20th सेंचुरी में लेजर की खोज नहीं हुई होती। लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जी हाँ दोस्तों, सर 1900 में मैक्स प्लैंक ने हमें बताया था कि जो लाइट है वो बेसिकली छोटे छोटे टुकड़ों की बनी है जो कि कुछ एनर्जी कंसिस्ट करते हैं और उस एनर्जी को फोटोन कहा जाता है। सन 1917 में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया, स्टिमुलेटेड एमिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया था, हमें बताया था। 40 साल बाद दो फिजिशियन जिनका नाम चार्ल्स टाउन्स और आर्थस स्कैलो था, उन्होंने मैसर्स का इन्वेंशन किया जिसका फुल फॉर्म था माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसके अंदर बेसिकली जो एमोनिया गैस और माइक्रोवेव रेडिएशंस का यूज किया गया एक बीम को जनरेट करने के लिए। 1960 में प्रोफेसर मैमन ने पहली ऑप्टिकल लेजर का इन्वेंशन किया जो कि एक रूबी लेजर थी, जो कि एक पल्स लेजर भी थी जिसकी वेवलेंथ 694.3 नैनोमीटर थी और वो रेड लाइट एमिट करती थी। उसके बाद लेजर बहुत ही तेजी से लेजर का जो सेक्टर है वो बहुत तेजी से डेवलप हुआ और बहुत तरह की लेजर्स इन्वेंट हुई। अब बात करते हैं लेजर की यूनिक प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मोनोक्रोमेटिसिटी। लेजर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है दोस्तों कि लेजर से जो लाइट एमिट हो रही है वो सेम वेवलेंथ और उसके जो फोटोन है वो सेम एनर्जी के होते हैं। और जबकि जो दूसरे लाइट सोर्स होते हैं उसकी जो वो क्या है, बेसिकली व्हाइट लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं और उसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल वेवलेंथ का मिक्सचर होता है। लेजर लाइट सोर्स बहुत हाईली कोलिमेटेड या फिर हाईली फोकस्ड है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए एक 100 वाट का बल्ब है और एक 1 वाट की लेजर है। तो जो 100 वाट का बल्ब है उसकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट 1000 गुना कम है 1 वाट की लेजर से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो 100 वाट की बल्ब है उससे जो लाइट रेडिएट हो रही है, एमिट हो रही है, वो चारों तरफ यानी कि अब हर एरिया में डाइवर्ट हो रही है। और जबकि जो लेजर से लाइट एमिट हो रही है वो एक पर्टिकुलर जगह में फोकस हो रही है, एमिट हो रही है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं दोस्तों लेज़र की एक और प्रॉपर्टी के बारे में जो कि है डायरेक्टिविटी। लेज़र से जितने भी फोटॉन्स निकलते हैं दोस्तों वो सारे एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, यानी कि यूनिडायरेक्शनल है, जबकि दूसरे सोर्सेस में ऐसा नहीं है। दूसरे सोर्सेस में दोस्तों क्या होता है, जो भी फोटॉन्स एमिट होते हैं, जो लाइट एमिट हो रही है वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। इसलिए लेज़र लाइट जो है बेसिकली एक हाईली डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल सोर्स है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों लेजर के यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बात करते हैं लेजर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। लेजर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेसिकली उसके नाम में ही छुपा है। जैसे कि आपको फुल फॉर्म पता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब जो लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल है दोस्तों वो है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में जानने से पहले दोस्तों हमें जानना होगा कि स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या है। मान लीजिए कोई एटॉम या फिर इलेक्ट्रॉन है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, तो जो नॉर्मल कंडीशन में वो है तो उसमें वहां पर वो ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा, या जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है बेसिकली वो ग्राउंड स्टेट पे ही रहेगा। अब वहां पर जो ग्राउंड स्टेट है वहां पर एनर्जी E1 है। ठीक उसके ऊपर मान लीजिए एक एक्साइटेड स्टेट है जहां पर जो एनर्जी लेवल है वो है E2। तो
एक एटम या इलेक्ट्रॉन को E1 से E2 जाने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स या पंपिंग की जरूरत पड़ेगी। उस सोर्स या पंपिंग की जो एनर्जी होनी चाहिए वो E2 माइनस E1 के इक्वल होनी चाहिए। तो मान लीजिए आपने किसी एक्सटर्नल सोर्स से उसको पंप कर दिया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो E2 माइनस E1 की एनर्जी लेकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और इसी प्रोसेस को स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों स्पॉन्टेनियस एमिशन की। जैसा कि आपने स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन में पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है। तो अब वो ये जो एक्साइटेड स्टेट है ये ज्यादा स्टेबल नहीं होती, तो जो इलेक्ट्रॉन है या जो एटम है वो काफी देर तक यहाँ पर नहीं रह सकता। तो वो 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद वो बेसिकली वापस नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरते हुए जो भी एनर्जी उसने कंज्यूम की थी E1 से E2 स्टेज पर, सेम एनर्जी का फोटोन एमिट कर देता है, और इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस एमिशन कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टिम्युलेटेड एमिशन की। स्टिम्युलेटेड एमिशन से पहले वही सेम प्रोसीजर होगा, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा, जिसमें क्या होगा कि एक एटॉम या इलेक्ट्रॉन वो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के पे आ जाएगा। अब हम मान लीजिए कोई फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं इसी जो एटम के ऊपर, जो एक्साइटेड एटम है इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, और उसके बाद जो एटम है वो क्या करता है, नीचे चला जाता है ग्राउंड स्टेट में, बट वो एक फोटोन एमिट करते हुए जाता है। उस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो फेज होगा, जो डायरेक्शन होगा, जो पोलराइजेशन होगी, वो सेम होगी किसके, जो इंसिडेंट फोटोन था। और इसी प्रोसेस को दोस्तों स्टिम्युलेटेड एमिशन कहा जाता है। आपने एक कॉन्सेप्ट का नाम जरूर सुना होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन। अगर आपको लेजर लाइट एमिट करवानी है तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होना बहुत जरूरी है। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ग्राउंड स्टेट में उसको हम N1 बोल देते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइटेड स्टेट में उसको हम N2 बोल देते हैं। तो नॉर्मल जो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है या जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट है वो ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, लेकिन हमें अगर लेजर लाइट एमिट करवानी है तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट ज्यादा करने होंगे, और ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होने चाहिए। अब इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन बोला जाता है। और अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा दोस्तों तो क्या होगा, जो स्टिम्युलेटेड एमिशन है वो बढ़ेगा, वो प्रोसेस और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो लेजर लाइट है वो एमिट होगी। अब ये प्रोसेस कैसे होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों लेजर के इंटरनल कंपोनेंट्स की। जो लेजर के 3 मेन इंटरनल कंपोनेंट्स हैं दोस्तों वो क्या है, सबसे पहले होता है गेन मीडियम या फिर एक्टिव मीडियम, जो सेकंड होता है वो पंपिंग सोर्स, थर्ड क्या है ऑप्टिकल रेजोनेटर भी बोल सकते हैं, या फिर आप रेजोनेटर कैविटी भी बोल सकते हैं उसको। अब बात करते हैं दोस्तों एक्टिव मीडियम की। एक्टिव मीडियम वो मीडियम है जहां पर क्या है स्टिम्युलेटेड एमिशन प्रोसेस होता है। ये जो लेजर लाइट एमिट होती है वो इस मीडियम की वजह से ही एमिट होती है, और जो लेजर की जो प्रॉपर्टी है जैसे कि वेवलेंथ वो भी इस मीडियम के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब जो एक्टिव मीडियम है दोस्तों वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है, या सेमीकंडक्टर फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि एनडीआर लेजर है तो वहां पर एनडीआर रॉड है वो एक्टिव मीडियम होता है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर हम गैस की बात करें तो हीलियम नियोन लेजर, जिसके अंदर जो एक्टिव मीडियम है वो हीलियम और नियोन गैस का मिक्सचर होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की तो जो गैलियम आर्सेनाइड होता है वो एक सेमीकंडक्टर लेजर होती है, तो उसके अंदर जो एक्टिव मीडियम होता है वो गैलियम आर्सेनाइड होता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे कंपोनेंट के बारे में जो कि पंपिंग सोर्स है। अब एक्टिव मटेरियल में हमें क्या करना होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन कराना होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ग्राउंड स्टेट में है वो कम होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइटेड स्टेट में वो ज्यादा होने चाहिए। अब इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल सोर्स हमें यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा, जो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइटेड स्टेट में भेज देगा। और इसी प्रोसेस को बेसिकली जो हम बाहर से जो सोर्स लगा रहे हैं या फिर एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हैं या फिर एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, इसको पंपिंग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पंपिंग भी काफी टाइप की होती है। जैसे कि एनडीआर लेजर है उसके अंदर क्या होता है, जो एनडीआर रॉड होती है उसके चारों तरफ क्या है फ्लैश लैंप को बांधा जाता है, इसे ऑप्टिकल पंपिंग कहा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या केमिकल रिएक्शन ऐसी ऐसी और भी टाइप की पंपिंग यूज की जाती है।
अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्टिकल रेजोनेटर या रेजोनेटर कैविटी की। सबसे पहले आप डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों, जो बीच में है वो एक्टिव मीडियम है। इसके अलावा जो इसको एनर्जी दे रहा है वो पंपिंग सोर्स है। और एक साइड में आप देख रहे होंगे पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर, और एक साइड में आप देख रहे होंगे फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर। तो इन दोनों मिरर्स का कॉम्बिनेशन मिलकर ही एक रेजोनेटर या फिर ऑप्टिकल कैविटी बनती है। अब दोस्तों होता क्या है, जो पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर है वो 2 से 5% जो लाइट है वो क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है अपने थ्रू, बाकी सारी वो रिफ्लेक्ट कर देता है। और फुली रिफ्लेक्टेड तो 100% रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। मान लीजिए हमने पंपिंग सोर्स से एक्टिव मीडियम के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक्साइट किया, और जो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में थे वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टार्ट हो गया। और जैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तो स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे फोटोन जनरेट होंगे जो कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज के होंगे और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। जैसे ही सारे फोटोन पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर से टकराएंगे वो फिर वापस रिफ्लेक्टेड मिरर की, जो फुली रिफ्लेक्टेड मिरर है उसकी तरफ आएंगे। लेकिन वो जब पार्शियली से जब फुल्ली की तरफ जा रहे होंगे ना, तो बीच में वो गेन मीडियम के थ्रू होकर जाएंगे, और फिर जैसे फुली रिफ्लेक्टेड मिरर से टकराएंगे फिर वो वापस आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस में बार बार वो गेन मीडियम को बार बार क्रॉस करते रहेंगे, और इसकी वजह से क्या हो गया, फोटोन का एम्प्लीफिकेशन हो गया, जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो और बढ़ गया, स्टिमुलेटेड एमिशन है वो और बढ़ गया, और फोटोन्स और ज्यादा जनरेट होंगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो आपका पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर है वो 2 से 5% की जो ट्रांसमिशन करता है, यानी कि जो 2 से 5% फोटोन है वो बाहर निकलेंगे, वो एक लेजर लाइट की फॉर्म में निकलेंगे, जो कि एक हाईली कोहेरेंट यूनिडायरेक्शनल और मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जनरेट करेंगे। अब बात करते हैं लेजर के एप्लीकेशंस के बारे में। 21st सेंचुरी में लेजर की अनलिमिटेड अनकाउंटेड एप्लीकेशन है दोस्तों। अगर हम किसी भी सेक्टर को उठा के देख लें, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें हॉस्पिटल की, तो वहां पर लेजर सर्जरी में यूज हो रही है, किडनी स्टोन को खत्म करने के लिए यूज हो रही है, हेयर रिमूविंग के लिए यूज हो रही है। इसके अलावा दोस्तों जो लेजर है वो आई ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होती है। इंडस्ट्रियल फील्ड की बात करें तो दोस्तों लेजर कटिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं वहां पर यूज की जाती है। इस कमर्शियल फील्ड की बात करें तो दोस्तों लेजर स्कैनर्स में यूज हो रही है, जो कि बारकोड स्कैनर होते हैं, आप शॉपिंग मॉल वगैरह में देखते होंगे। इसके अलावा जो लेजर प्रिंटर है वहां पर लेजर यूज हो रही है। लेजर कम्युनिकेशन में भी यूज हो रही है, जिसकी वजह से हमें आज हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जिसमें हम वीडियोस, इमेजेस बहुत हाई स्पीड डाटा से ट्रांसमिट मतलब हाई स्पीड से भेज सकते हैं। लेजर को सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। लेजर को आर्मी में भी किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ द टारगेट, जो कि लिडार एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन दोस्तों और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, अनलिमिटेड है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो अगर आप एप्लीकेशंस के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों हमें ये बताइए कि आप और किस तरह के टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।